अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखते हैं। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यानी कि देखो, जो प्रेशर लगता है किसमें, मिक्सचर ऑफ गैसेस में लगता है ना, उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं नॉर्मली बोले। यानी कि किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई एक गैस जितना प्रेशर लगा रही है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्लियर, समझ आया? ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो गया एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO0 फॉर ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और CO2 के लिए PO2 ऐसा शो करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं छोटा सा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखानी है। तो यहाँ पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन mmHg। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का 104 mmHg होता है और CO2 का 40 होता है। ठीक है, PCO2 का। और ब्लड में, ऑक्सीजन ब्लड में 95 होता है और PCO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ब्लड में 40 होता है। डीऑक्सीडेटिव ब्लड में 40 हो जाता है ऑक्सीजन, 45 हो जाता है CO2 का। टिश्यूज़ में 40 हो जाता है ऑक्सीजन और 45 हो जाता है किसका, CO2 का। अब समझो कैसे होगा। बाहर से एयर आया तो ऑक्सीजन का तो पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, 104 होगा एल्वियोलाई में। ठीक है, CO2 का कम होगा, 40 होगा। ठीक है, अब डिफ्यूज़न हुआ इधर से उधर, इधर से। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरे ब्लड पूरे बॉडी में गया, टिश्यूज़ में गया। ठीक है, तो टिश्यूज़ में जा रहा है ऑक्सीजन ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन ब्लड में 95 PO2 हो जाता है पार्शियल प्रेशर और CO2 का 40 हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही वो टिश्यूज़ में पहुंचेगा, टिश्यू में O2 डिफ्यूज़ होगा। अब टिश्यू में क्या बच जाएगा, 40 PO2 हो जाएगा, है ना। और पहले से CO2 जो होता है ना टिश्यूज़ में होता है, तो 45 PCO2 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CO2 का 45 है और PO2 का 40 है। क्लियर। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से किस में, हार्ट में जाएगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 PCO2 होगा और 40 जो होगा वो O2 होगा। क्लियर, यहाँ पे आके और यहाँ से किस में जाएगा, एल्वियोलाई में फिर से डिफ्यूज़ होने जाएगा। क्लियर है जी, समझ आ गया आपको? छोटा सा मेथड था। अब नोट क्या करना है, पहला, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2, so CO2 can diffuse much higher एज़ कम्पेयर टू O2। यानी कि अगर नीट में असर्शन रीजन में आपको ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आया, ठीक है, बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द O2, सो CO2 कैन डिफ्यूज़ मच एज़ कम्पेयर टू O2। ये स्टेटमेंट नीट में आ सकती है, आई थी और आएगी। ठीक है, असर्शन रीजन में भी आता है। ठीक है जी, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नोट जो है वो है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या होता है, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये 3 लेयर से मिलकर बनी थी। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये आर्टरी और ये एल्वियोलाई, इन दोनों के बीच में डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनता है। कैसे बनता है वो देखो ध्यान से। तो 3 मेम्ब्रेन या 3 लेयर से मिलकर डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, पहला, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, यानी जो एल्वियोलाई है उसके ऊपर क्या होता है, कौन सा स्क्वामस एपिथेलियम होता है, थीन स्क्वामस, यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम होता है एल्वियोलाई। ठीक है, क्यूबॉइडल किस में होता है, PCT वगैरह में। ठीक है, और कॉलमनार तो बताया चुका हूँ आपको। ठीक है, सिंपल स्क्वामस किस में होगा। ठीक है जी, जो स्क्वामस वाला आपको समझ आ गया। जो स्क्वामस एपिथेलियम, थीन स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई की वॉल्स में। ठीक है, सेकेंड, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, यानी कि ये एल्वियोलाई है और ये आर्टरी है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बेसमेंट सब्सटेंस बोलेंगे। कुछ ना कुछ होता है, भरा होता है। ठीक है, या खाली जगह भी बोल लो। तीसरा पॉइंट वो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। जो एल्वियोलर की वॉल्स होती हैं वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं, तो एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज होगा। ये एल्वियोलाई, ये ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो इसके बाहर में लेयर है, ये किसकी लेयर है, थीन स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई का बेसमेंट सब्सटेंस। और तीसरा जो है ये एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई या एल्वियोलर कैपिलरीज है। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर बनता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, बट टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर से भी कम होता है इसका थिकनेस। ठीक है, तो चौथा पॉइंट देखो, इन द लंग्स द एयर
इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बोला क्या है, लंग्स में एयर जो है सेपरेटेड होता है वेनस ब्लड से, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी नहीं नॉर्मल वेन से सेपरेटेड होता है किसी मदद से, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स, स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स या एल्वियोलर कैपिलरीज की वजह से। क्लियर। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड आते हैं। तो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 1500 ml ऑफ एयर इन द लंग्स इज कॉल्ड, 1500 ml है तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, 1500 ml है तो क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना 2500 होता है, विटल कैपेसिटी 4000 होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, बच गया ऑप्शन रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 एवरेज होता है। अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप रेसिडुअल वॉल्यूम मानोगे, नहीं नॉन का ऑप्शन होता तो आप टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप रेसिडुअल वॉल्यूम को टिक करोगे क्योंकि इसका एवरेज निकाला है ना, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट पर्सन टू पर्सन वरी करता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स 104 होता है भाई, ठीक है, मोर देन दैट इन द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में कितना है 95 होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड में डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है, ठीक है, तो ब्लड से तो ज़्यादा होगा, इतना तो पता है ना तुमको, बस ख़त्म, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और किस तरीके से होती है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका, अबाउट 97% ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अपन देख रहे थे, तो इसमें क्या है, अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड, है ना, रिमेनिंग 3% ऑफ द O2 इज कैरिड इन द डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। क्लियर से देखो 97% O2 जो है वो RBC के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लड में, ठीक है, रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अबाउट 20 to 25% ऑफ द CO2 इज transported by the RBC and 70% of the CO2 is carried as a bicarbonate HCO3 माइनस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पूछे CO2 कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है बॉडी में, तो बाइकार्बोनेट, हर चीज़ के लिए बाइकार्बोनेट मार देना, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन द डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, ठीक है, 7% CO2 जो होता है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे 3% O2 था। क्लियर। अब पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट, HB हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, है ना, प्रेजेंट इन द RBC। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड iron containing pigment present in the RBC that bind with the O2 in the reversible manner to form the oxyhemoglobin। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और हम जानते हैं कि ईच HB मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक HB का मॉलिक्यूल, है ना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है, उनको पकड़ के ऑक्सीजन मतलब ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्लियर जी, यानी कि एक HB जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा, क्लियर, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। सेकंड पॉइंट जो नीट में आया है, कंडीशंस और फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। हाई PO2 हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, लो PCO2, सिर्फ और सिर्फ O2 का कंसनट्रेशन, है ना, बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, बाकी सारी चीज़ें लो चाहिए, ठीक है। हाई PO2 चाहिए, लो PCO2, लो टेम्परेचर, लेजर H+ कंसनट्रेशन, सभी चीज़ें कम होनी चाहिए, सिर्फ हाई PO2 होनी चाहिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। तीसरा पॉइंट, द कंडीशंस फॉर डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन से अलग होने के लिए जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है, तो लो PO2 चाहिए, टूटने के लिए, उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए, ठीक है। बाकी सब हाई चाहिए, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई कंसनट्रेशन H+ का, ठीक है, समझ गए। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, सेकंड और थर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अप टू 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज, यानी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 5 ml ऑफ O2 टिश्यूज़ को डिलीवर करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, ग्राफ बिटवीन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल
ऑक्सीजन कर्व इज फॉर्म्ड, दैट इज सिग्मॉइड कर्व बनाता है। अगर कर्व देखना है तो आप जाके एनसीईआरटी में देख लो, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है। तो पहला पॉइंट, CO2 कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता था, वैसे CO2 के साथ मिलके कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। सेकेंड पॉइंट, कंडीशंस फॉर CO2 बाइंडिंग। CO2 बाइंडिंग के लिए भी कंडीशंस हैं, तो ये कौन कौन सी कंडीशन, ये भी नीट में आता है। तो PCO2 जो है हाई होना चाहिए, बाकी सब भी हाई होना चाहिए, है ना, बाकी सब भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो हाई PO2, ठीक है, हाई PO2 होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, ये सब ठीक है, वो सब तो अलग कंडीशन होता है। पर इतना याद रख लो कि हाई CO2 होना चाहिए, वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नहीं लगेगा, अपना बस हाई CO2 होना चाहिए, PCO2 जो है वो हाई होना चाहिए और PO2 का लो होना चाहिए, क्लियर। और कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन, तो PO2 ज़्यादा हो गया, है ना, हाई PO2 और लो PCO2 हो गया तो टूट जाएगा ऑटोमेटिक, क्लियर है जी, एकदम सिंपल है। PCO2 ज़्यादा है तो बाइंडिंग अच्छे से बनेगी। कंडीशन, टूटेगा कब, जब PO2 ज़्यादा हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा, क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट, RBC कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, क्लियर, एंड इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो RBC के पास हाई कंसंट्रेशन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, जो कि प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है और ये बनाता है बाइकार्बोनेट्स को, क्लियर। तो CO2 प्लस H2O, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में बनाएगा H2CO3, ठीक है, जो कि कार्बोनिक एसिड है, आपको दिख रहा है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, और वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर जी, ठीक है, समझ आया इतना। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट्स एट द टिश्यू लेवल बट रिलीज्ड आउट टू द एल्वियोली एज CO2, क्लियर, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वियोलाई, ठीक है। हमने देखा था एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज, है ना, और यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वियोलाई, क्लियर जी, ठीक है। इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, 2 ही पॉइंट से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नीट में 2 पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन कौन करता है या रेगुलेट कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्लियर जी। बस ये वर्ड सुनते ही, रेगुलेशन वर्ड सुनते ही मेडुला ऑब्लोंगाटा को टिक करके आना और मेरा नाम लेना और जय जय बोलना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एट द पोन्स रीजन में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ठीक है। पोन्स रीजन पे एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है प्रेजेंट दैट कैन मॉडरेट और मेंटेन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सब चीज़ को रेगुलेट करता है, और एक मतलब कि क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन होता है जो कि मेंटेन करके रखता है उसको, क्लियर जी, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो रेगुलेट करेगा, पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगा, ऑर्डर देगा, उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, पोन्स रीजन जो है उसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि मेंटेन या मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि इसका रेगुलेशन, इसको चलना है या बंद होना है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा डिसाइड करेगा। उसको मेंटेन, कोई खराबी हो गई तो उसको मेंटेन, यानी कि H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया उसको कम करना है, PCO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया उसको कम करना है, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पोन्स रीजन पे है वो मॉडरेट और मेंटेन करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, बस क्लियर, इतना ही याद रखना है। अब कुछ डिसीज़ हैं, डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट नीट में आया है, अस्थमा। इट इज़ अ डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग causing द wheezing ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। वीजिंग, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ करता है, वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, क्लियर जी। अस्थमा क्यों हो रहा है, समझ आ गया, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है अस्थमा, क्लियर। सेकंड पॉइंट, एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर टू विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज्ड। वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। तो दोनों में से एक ही चीज़ पूछता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस किस में डिक्रीज होती है, डैमेज होती है। एल्वियोलर वॉल किस में डैमेज होता है, एम्फाइसीमा किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग। अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग होती है। ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है अस्थमाटिक। थर्ड वन इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर
एंड लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट, स्टोन breaking, grinding in certain industries may lead to the fibrosis, that is proliferation, यानी proliferation of fibrous tissue, है ना, लंग को डैमेज करेगा, बस लंग के सेल्स को डैमेज करेगा, बस यही फाइब्रोसिस है। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बस इतना जान लेना। यानी कि कोल माइनिंग में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले लोगों को ज़्यादातर ये होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कि जो लंग के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि एंडिंग आ गई है, ख़त्म हो गया है। तो क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ regulates respiration, which one, respiratory center, the respiratory center which regulates the respiration, medulla oblongata, रेगुलेट आया, मेडुला ऑब्लोंगाटा लगाओ, ठीक है। सेकेंड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो भाई एंथ्रैक्सिस बॉटुलिज्म बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग है, सिलिकोसिस है ना, बाय द एक्सपोजर टू सिलिका जो होता है ना, उसके टुकड़े की वजह से जो सिलिकोसिस डिसीज होती है लंग्स में, क्लियर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑक्यूपेशनल कौन सा, एंथ्रैक्सिस बॉटुलिज्म ये बैक्टीरियल डिसीज है, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग, सिलिकोसिस जो है वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, वो एक्सपोजर टू सिलिका की वजह से होता है। लास्ट वन, अप्रॉक्स 70% ऑफ द CO2 एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज किसके रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो CO2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको बाइकार्बोनेट ही टिक करना है, याद रखना, बाइकार्बोनेट के रूप में टिक करना, कि मैक्सिमम टाइम बाइकार्बोनेट में ही आपको कंफ्यूज करेगा। बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3- के रूप में, क्लियर है जी। तो इस तरीके से चैप्टर ओवर आता है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।